जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दैट इज़ एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जो हम डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड उन न्यूज़ को यहाँ पे कवर अप करते हैं। ओके, सो स्वागत है आप सबका अनस्टडी पे। एंड चलो शुरू करते हैं हमारे आज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो आपको तो पता ही है कि इजिप्ट एंड जॉर्डन जो है आर अनविलिंग टू टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम गाजा। जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही है इसराइल और पैलेस्टीन, इन शॉर्ट हमास के बीच में, राइट। 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था एंड उसके बाद से हम लोग देख ही रहे डेली इसके ऊपर बेस्ड आर्टिकल रहता ही है, आप न्यूज़ में देख रहे हो। लेकिन आज ये आर्टिकल हमें क्या बोल रहा है कि इजिप्ट और जॉर्डन जो कि नेबरिंग कंट्रीज है वो अनविलिंग है गाजा के जो रेफ्यूजीज है उनको रेफ्यूजी देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए। क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ है? हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इन दोनों पड़ोसियों को हो क्या गया है, ये लोग क्यों नहीं हेल्प करना चाहते, राइट। ये लोग क्यों अनविलिंग है? सो सी, बात ये नहीं है कि ये लोग अनविलिंग क्यों है, बात ये है कि ये लोग अनविलिंग क्यों है, राइट। सो बात करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और समझते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को। सो सी गाइस, पैलेस्टीन रिफ्यूजी जो थे अंडर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसराइल ने जो रिटेलिएशन किया, ओके, हमास के ब्रूटल अटैक का 7 अक्टूबर वाले, उसके बाद से क्या हो गई, चीज़ें वहाँ पे बिगड़ती चली गई। एंड गाजा एंड ऑक्यूपाइड जो वेस्ट बैंक है उससे बॉर्डर शेयर करता है जॉर्डन एंड इजिप्ट। अब जॉर्डन में ऑलरेडी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है। क्यों, इस बार की नहीं, पहले भी जो वॉर्स हुए उसके बाद भी एज अ रेफ्यूजी उन्होंने पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट किया था। बहुत सारे पैलेस्टीनियन ऑलरेडी जॉर्डन में बसे हुए। और अगर मैं बात करूँ इजिप्ट की, तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो करंट वॉर है वो जस्ट इसके ऊपर एम्ड नहीं है, लेकिन हमास को फाइट करते करते गाजा स्ट्रिप के थ्रू ये भी एक अटेम्प्ट है कि किस तरह से जो सिविलियन इनहैबिटेंट्स है उसको इजिप्ट में माइग्रेट कराया जाए, राइट। एंड इसके ऊपर एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी बोली कि कोई भी गाइस क्लियर सिनेरियो नहीं है कि ये वॉर कब एंड होगा, किस तरह से एंड होगा, इसका क्या कंक्लूजन होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। मान लो कि उन्होंने रेफ्यूजी को अंदर आने दे भी दिया, बट व्हाट आफ्टर दैट, वो माइग्रेट होके वही के वही रह जाएंगे, राइट। एंड इससे क्या होगा, इजिप्ट एंड इसराइल के बीच में भी जो पीसफुल संबंध है वो भी कहीं ना कहीं हार्म होंगे। तो सबसे पहले वो अपनी चीज़ें देखेंगे ना, कि हमारी जो पीसफुल ट्रीटी चल रही है भैया उसके साथ तो पहले पीसफुली रह ले, राइट। ये है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला टू, उन्होंने भी डायरेक्टली बोला है नो रेफ्यूजी इन जॉर्डन, नो रेफ्यूजी इन इजिप्ट, कि हमें भैया किसी भी तरह का रेफ्यूजी नहीं चाहिए आज के डेट में। माना कि हम पड़ोसी हैं फिर भी हम आपके काम नहीं आ सकते, क्योंकि पहले हमें हमारा घर संभालना है, राइट। सो इसकी ट्रेस कर सकते हैं हम लोग हिस्ट्री। अगर मैं ट्रेस करने जाऊँ तो बताऊँ आपको कि डिसप्लेसमेंट जो है ये मेजर थीम रही है पैलेस्टीनियन हिस्ट्री की, राइट। 1948 के वॉर के टाइम पे भी, जस्ट जिस टाइम पे इसराइल क्रिएट हुआ था उस टाइम पे 7 लाख पैलेस्टीनियंस जो है वो एक तो एक्सपेल्ड हो गए थे या फ्लड अवे हो गए थे आज के डेट में जो इसराइल है वहाँ से। एंड इसके बाद 1948 के बाद जब ट्रीटीज़ हुई, जब पीस ट्रीटी हुई, तो इसराइल ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी है उनको हम वापस से नहीं लेंगे। पीस डील में उन्होंने ये डायरेक्टली बोला। एंड इस तरह से आर्ग्यू करते हुए बोला कि ये थ्रेटन करेंगे कंट्री के ज्यूइश मेजॉरिटी को। यदि हमने इन रेफ्यूजीज़ को वापस से इसराइल में लिया तो ये हमारी ही जो ज्यूइश मेजॉरिटी है उसके लिए एक थ्रेट बन जाएंगे, एक खतरा बन जाएंगे। उसी तरह से 1967 में भी मिड ईस्ट वॉर जो हुआ था, राइट, जब इसराइल ने वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप को सीज किया था, उस टाइम पे भी 3 लाख पैलेस्टीनियंस उधर से निकल के जॉर्डन में ऑलरेडी जाके बस गए थे। वहाँ पे कैंप्स, वहाँ पे कम्युनिटीज़ वगैरह ऑलरेडी सेटअप कर चुके थे, राइट। सो अब इजिप्ट एंड जॉर्डन जो है उनके मन में एक फियर की हिस्ट्री जो है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। एंड वो ये नहीं चाहते कि ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो, वापस से ये सारी चीज़ें वापस से जो रेफ्यूजीज है वो आके इजिप्ट एंड जॉर्डन में बस जाए। क्यों? क्योंकि ये वॉर कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये कोई नहीं बता सकता। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने पनाह दे भी दी तो क्या भरोसा है कि आगे चल के जो रेफ्यूजीज है उसमें से कोई इस तरह का मिलिटेंट ग्रुप निकल के सामने नहीं आएगा। फिर जिन्होंने पनाह दी है, जिन्होंने उनको सहारा दिए, उनके भी तो हाथ जल जाएंगे, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई इजिप्ट एंड जॉर्डन आर अनविलिंग टू टेक रेफ्यूजी फ्रॉम गाजा। वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हम रेफ्यूजीज नहीं ले सकते हैं, राइट। सो गाइज चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है पेज 3 के ऊपर, जो बात कर रही है रैपिड फर्स्ट रैपिड ट्रेन टू बी नेम्ड नमो भारत।
राइट पहली जो रैपिड ट्रेन है RRTS, इससे हम इसको समझ सकते हैं, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ओके, अब रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम एंड नॉर्मल रेलवे, राइट, नॉर्मल जो हमारा रेलवे है या जो मेट्रो है, इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड एक मल्टी मॉडल डेवलपमेंट देगी हमारी कंट्री को। तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, राइट, कि इसका इनॉग्रेशन कब होने वाला है? इसका इनॉग्रेशन 20 को होने वाला है बाय आर प्राइम मिनिस्टर, राइट। और ये कहाँ से कहाँ चलेगी? दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी। इसको नाम दिया गया है नमो भारत, राइट। एंड उसके अलावा आपको बता दूं कि दिल्ली से मेरठ, गाइस, दिल्ली से मेरठ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये ट्रेन विद इन एन आवर, 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के अंदर कवर अप करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है। किस तरह से मैन्युफैक्चर्ड है गाइज? ये इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है एंड मैन्युफैक्चर्ड में जो डिज़ाइन स्पीड पोटेंशियल है वो 180 किलोमीटर पर आवर का है एंड ऑपरेशनल स्पीड इसका 160 किलोमीटर पर आवर का रहेगा। तो आप समझ सकते हो। अभी फिलहाल ये 5 स्टेशन के ऊपर चलेंगी, राइट। जो प्रायोरिटी सेक्शन रहेगा जो कि है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदार एंड दुहाई, ओके, एंड दुहाई डिपोट, इस तरह से। फाइन, सो चलो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल आपको मिलेगा पेज नंबर 15 के ऊपर, सेफ्टी टेस्ट फॉर गगनयान। अब गगनयान क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सी, हमारा इसरो जो है वो अब ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहा है। इसी ऐसे ही नहीं भेज रहा है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी चल रही है गगनयान के अंडर उस मिशन के लिए, राइट। अब क्या हो रहा है ना, अगर ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है तो उसके लिए टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ तो शुरू कर रखी है, वही चीज़ होने वाली है इस सैटरडे को। तो इसरो विल टेस्ट परफॉर्म्स द क्रू एस्केप सिस्टम, की क्रू किस तरह से एस्केप करेगा। क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ इंडिया प्लान्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो ये क्या हो रहा है? ये प्लानिंग की जा रही है कि ह्यूमंस को स्पेस में कैसे भेजा जाए। सी, हमने बहुत सारे इसरो के प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन हमने उसमें देखा है कि ह्यूमंस को नहीं भेजा गया। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमंस को भेजा जा रहा है। तो क्रू की सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इस मिशन की, कि सिर्फ उनको स्पेस में ऑर्बिट में डाल के सिर्फ भेजना नहीं है, बल्कि उनको वहां से सेफली रिटर्न अर्थ पे वापस भी लेके आना है, राइट। सोचो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको सिर्फ भेजना नहीं है बट उनको सही सलामत रिटर्न भी लेके आना है। तो उसी की तैयारी चल रही है कि क्रू सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी। क्या कहा जा रहा है? कि क्रू सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है फॉर द मिशन एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टेस्ट बिफोर इसरो अटेम्प्ट टू लिफ्ट अ ह्यूमन स्पेस। सबसे पहली सीरीज है कि ह्यूमन को स्पेस में लिफ्ट करने के लिए जो इसरो ने शुरू कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मिशन प्रोफाइल जो है वो देखी जाएगी। कब देखी जाएगी? 21 अक्टूबर को। और मैं बता दूं 21 अक्टूबर को ये फर्स्ट टेस्ट किया जाएगा और गाइज इसी तरह से 20 और टेस्ट किए जाएंगे। ओके, इस तरह से 20 और टेस्ट किए जाएंगे। और घबराओ मत, अभी चल रहा है 2023, राइट। इसरो की प्लानिंग है कि 2025 तक इसको प्रॉपरली टेस्ट वगैरह करके ऑन ग्राउंड लेके आएंगे। सो इसके अलावा 20 और टेस्ट होंगे, 3 इंक्लूडिंग अनक्रूड मिशंस भी होंगे जिसमें व्हीकल को और बाकी सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। आप इस इमेज में देख सकते हो अच्छी तरह से प्रॉपरली यहाँ पे किस तरह से दिया गया है क्रू मॉडल, राइट। सो इस तरह से कंप्लीटली टेस्टिंग होने वाली है। फाइन, सो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं आज के। सो पीएम फ्लैग्स ऑफ RRTS, इस बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे और समझ लेते हैं। हाउ दिस लेटेस्ट मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बेनिफिट NCR। तो मैंने आपको बताया था, अभी ही मैंने आपको बताया था नमो भारत, राइट। अभी हमने बात की थी नमो भारत की। तो कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? RRTS दिल्ली से मेरठ तक, राइट। सॉरी, ये डबल R होना चाहिए था, दिल्ली से मेरठ तक। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फेज है, फेज 1, फेज 2, राइट। इसका मेन टारगेट है कि NCR के एरिया को बहुत ज़्यादा कनेक्टिव बनाना है। तो ऑलरेडी वहाँ पे मेट्रोज तो है ही, तो इसको और कनेक्टिव बनाने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये कि 60 मिनट्स ट्रैवल टाइम हो जाएगा। आप समझ सकते हो 60 मिनट्स ट्रैवल टाइम हो जाएगा। ये इतनी फास्ट चलेंगी ऑलमोस्ट 120। यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड कितनी दी है, 100 किलोमीटर्स पर आवर। डिज़ाइन स्पीड इसकी 180 किलोमीटर्स की है एंड ऑपरेशनल 160 किलोमीटर्स की। मान लो 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये चलेगी एंड
ये दिल्ली को एनसीआर रीजन से बहुत ही इजीली कनेक्ट करेगी। फेज 1 में आप देख सकते हो किस किस को कनेक्ट करेगी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर, देन दिल्ली गुरुग्राम एंड अलवर कॉरिडोर एंड दिल्ली पानीपत कॉरिडोर। फाइन। सो इस तरह से बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो गाइस। एंड आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स थे। आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइड काउंसलर है एक कॉल के डिस्टेंस पे आपके। सो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छे अच्छे न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं कल इसी तरह से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।